एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नॉर्थ वेस्ट के सामने किस तरीके की चुनौतियां रहती हैं और किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट कोस्ट गार्ड अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और इसी के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के नाते क्या कुछ डिफरेंट चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट के इंस्पेक्टर जनरल A.K. हरबोला। A.K. हरबोला जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। A.K. हरबोला जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि नॉर्थ वेस्ट जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं और कितना कुछ डिप्लॉयमेंट जो कोस्ट गार्ड की तरफ से किया गया है। देखिए, नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है हमारा कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के 5 रीजन है, ऑपरेशनल कमांड्स होती है। नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है उसमें से एक कमांड है। इसमें हमें गुजरात, दीव और दमन, ये जो हमारे 3 स्टेट्स हैं, इनकी कोस्ट लाइन का एरियाज और इनका जो एडजेसेंट सी एरियाज हैं, मैरीटाइम जोन्स हैं, वो इसमें आते हैं। इसमें कितना कुछ डिप्लॉयमेंट किया गया है? डिप्लॉयमेंट किया गया, देखिए डिप्लॉयमेंट जो है वो कोस्ट गार्ड की हमारी सर्विस का रिक्वायरमेंट ऐसा रहता है कि हमारे किसी भी टाइम पर, अगर मैं पूरे कोस्ट गार्ड की बात करूं, एक किसी भी पर्टिकुलर दिन में 12-13 एयरक्राफ्ट और 50 के करीब जो हमारे जहाज हैं विभिन्न साइज के, वो हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं। अगर मैं सिर्फ नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करूं तो यहाँ पे हमारे करीब, मैं नंबर तो आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट हमारा रहता है जिसमें जनरली हमारी एयर सॉर्टीज कम से कम 2 और हमारे शिप्स डिप्लॉयड रहते हैं डिफरेंट साइज के, इस तरीके से कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एरिया है उसको एक ऑप्टिमली डिप्लॉयमेंट के साथ कवर करें और वो निगरानी में रखें। और ऐसे भी हम स्ट्रेटेजिकली अपने जहाज डिप्लॉय करते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, जैसे कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, मेडिकल इवैक्यूएशन होते रहते हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते रहते हैं, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उनको हम मिनिमम समय में हम अपने गश्ती जहाज हम या हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट उनकी सहायता के लिए भेज सकें। जी सर, नॉर्थ वेस्ट अगर रीजन की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी इससे लगा हुआ है, तो ऐसे में कितना कुछ चुनौतीपूर्ण एरियाज है आप मानते हैं? जी हाँ, ये हमारा ये जो इलाका है, इसमें जो हमारे वेस्टर्न नेबर हैं उससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा लगती है। तो एक चीज होती है कि अगर आपके मतलब उसकी चुनौतियां नेचुरली बढ़ जाती हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगे, क्योंकि वहां से दूसरे विदेशी लोगों का आना जाना भी हो सकता है। हमारे कोस्ट गार्ड के अगर हम बोलें तो एक फिशिंग जो होती है, उसके फिशिंग एरियाज काफी एडजेसेंट हैं, तो कभी गलती से कभी इंटेंशनली एक दूसरे के फिशरमैन दूसरे के पानी में चले जाते हैं, जो एक इलीगल माना जाता है जिस चीज को। तो हमारे मल्टी प्रोंग्ड हमारी वो रहती है स्ट्रेटेजी कि हमारे लोग भी कभी भटक कर भी दूसरे देश के पानी में ना चले जाएं, और अगर दूसरे देश के कुछ लोग ऐसे इंटेंशनली हमारे वहाँ आ रहे हैं तो हम वो हमारे ना आ पाए, वो है। उसके अलावा आजकल आप जानते हैं कि काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, एंटी नारकोटिक्स के भाई सी के लिए यूज़ करते हैं। पिछले हमने 2 सालों में करीब 9 ऑपरेशन तो हमने करे हैं जो हमने पकड़ा है। 461 kg ऑफ हेरोइन जो वर्थ 2250 करोड़ के वर्थ है, तो वो भी हुआ है। तो ये एरिया है, अगर आप रूट को एनालाइज करते हैं तो हम उस जो नारकोटिक्स की स्मगलिंग का रूट है उसके हम काफ़ी नज़दीक है हमारा इलाका, तो वो एक एडिशनल चुनौती रहती है। अदरवाइज सी जो हमारा, आपको मैं बोलना चाहूँगा कि सी तो डोमेन ही ऐसा है कि जहाँ चुनौती ही चुनौती है। सर, अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर रेस्क्यू ऑपरेशन की और उसमें रेस्पॉन्डिंग टाइम की, तो इसको आप किस तरीके से मैनेज करते हो और कितना कुछ रेस्पॉन्डिंग टाइम आपको मिलता है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए? देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्रिवेंटिव, एक होता है रेस्पॉन्सिव।
जहाँ पे हमें पता होता है, जैसे मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से, जैसे साइक्लोन बिपरजॉय आया था, तो बिपरजॉय में हमें पता है कि भाई अब देखिए तूफान आने वाला है, तो हम 4-5 दिन पहले से ही अपने एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, शिप्स वगैरह जहाज में भेज के हम ऐलान करते हैं, वहाँ पे बताते हैं, सतर्क करते हैं लोगों को। IMD वगैरह के और बाकी जो मर्चेंट शिपिंग के वेबसाइट्स हैं, अपनी वेबसाइट्स हैं, उससे हम लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तूफान आने वाला है, बच जाइए, रिस्क पे लोग होते हैं। तो एक तो वो होता है, उसमें हमें सफलता मिलती है। एक होता है पर्टिकुलरली कोई जहाज या कोई फिशरमैन का एक्सीडेंट हो जाता है, इंडिविजुअल चोट लगती है, या शिप या बोट क्रिपल होती है, उस केस में हम लोग करते हैं। बट हमें खुशी है कि हमारे जो डिप्लॉयमेंट रहता है वो ऐसा रहता है कि हमें आज तक शायद ऐसा नहीं हुआ है। पिछले 2-2.5 साल की तो मैं ही बात कर सकता हूँ, और एज ए कोस्ट गार्ड ऑफिसर मैं ये भी बता सकूं, सारे पूरे भारतीय तटरक्षक में कभी भी शायद ऐसा नहीं हुआ कि कुछ जरूरत कहीं पर थी और कोस्ट गार्ड यूनिट वहां ना पहुंची। तो ये हमारा रिकॉर्ड है। और यहाँ का जहां तक नॉर्थ वेस्ट रीजन का है, मैं आपको बता देता हूँ कि बिपरजॉय में हमने प्रिवेंटिव में बहुत कठिन परिस्थितियों में करीब 50 लोगों को एक रिस्क से निकाला था, वो लेट हो गए थे। यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं हुई, एक भी लाइफ सी में नहीं हमने लॉस करी है बिपरजॉय के दौरान। और उससे पहले पिछले साल से ईयर बिफोर लास्ट एक ग्लोबल किंग करके एक जहाज डूब गया था, करीब वो 185 किलोमीटर्स पे था। अगर हम किलोमीटर में बात करें, 100 नॉटिकल माइल के आसपास था। जब वो जहाज डूब रहा था, हमें सुबह करीब 8 बजे पता लगा और हमने 10 बजे 22 के 22 लोगों को वहां से बचा लिया था। तो अब हमारा रेस्पॉन्स टाइम आप खुद लगा लीजिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि हम वहां ना पहुंच पाए। उससे पहले जब हमारे पास लाइट हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर शुरू में बेस ही हुए थे, उससे पहले हमें रात को एक दिन मानसून में करीब 9 बजे पता लगा था कि हमें दीव में कुछ लोग फंस गए थे। और दीव में हमें बहुत 7 लोग थे जहाज में, उनकी बोट में, और बोट ग्राउंड हो गई थी। शायद स्थिति कठिन थी, बट हमने मुझे इसलिए याद है कि मैं दिल्ली की फ्लाइट पकड़ रहा था, तो मैंने यहाँ से बोला कि भाई आप ठीक है जाइए, उनको बचाव करिए। और बाय द टाइम आई लैंडेड इन दिल्ली 1.5 आवर और सो, मेरे को खबर मिल गया था कि हमारे हेलीकॉप्टर्स ने हमको बचा लिया है जी। तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही लगाइए कि हमारे रेस्पॉन्स कैसा रहता है जी। सर, एक्चुअली हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो उनका बेसिक काम होता है रेस्क्यू ऑपरेशन या लोगों को बचाने का। इस कंडीशन में बहुत सी बार जो फेक कॉल आते हैं, फिशर की तरफ से हो या और कोई इंटेंशनल इस तरह की फेक कॉल करता है, तो इसको आप लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं? मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जो भारतीय तटरक्षक का काम है, समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू, और जो आपने बोला दूसरा कि उनको बचाने का है, वो हमारे बहुत सारे कामों में से 2 इम्पोर्टेंट काम है। बट जो हमारा जो कोस्ट गार्ड एक्ट है, जो भारत सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है, उन्होंने बोला है कि हम अपने मैरीटाइम जोन्स में भारत के सामुद्रिक मैरीटाइम जोन्स में हम नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री को सेफ गार्ड करें। और ये बड़ी ब्रॉड लाइन है, ये आपको सर्च एंड रेस्क्यू या एंटी स्मगलिंग ये नहीं है, भारत के सेफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट विद द मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया। तो ये बड़ा ब्रॉड है, तो हमारी ड्यूटीज बहुत बड़ी है, जो शायद सामान्य आदमी और जो वो लोग खासकर जिनको समुद्र और समुद्री डोमेन के बारे में पता नहीं है, वो शायद आदमी एसिमिलेट नहीं कर पाएगा उनको। तो जहां तक सबसे पहले हमारा जो, मैं तो ये भी बोलूंगा मेन इंपॉर्टेंट हम काम निगरानी है, सर्वेलेंस ऑफ द मैरीटाइम जोन्स, तो वो है सर्च एंड रेस्क्यू और एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस, ये हमारे पार्ट ऑफ ड्यूटी है। जैसे हमारी एनवायरमेंट रेस्पॉन्स एक हमारी पार्ट ऑफ ड्यूटी है। उसके बाद ओवर ए पीरियड हमको और ड्यूटी गई, हमारे डीजी साहब जो हैं वो ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। जो ऑफशोर की सिक्योरिटी है उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो तो हम जो है एक संस्था है भारत सरकार में, हम भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नोडल एजेंसी हैं जो कि कोस्टल सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से और स्टेक होल्डर से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट की सेफ गार्डिंग जो है वो कोस्ट गार्ड का मेन ड्यूटी है। अब आप मुझे क्वेश्चन बताइए। मेरा सवाल ये था सर कि जो फेक कॉल्स जो आते हैं, हाँ,
फिशर्स की तरफ से हो या कोई इंटेंशनली इस तरीके का फेक कॉल करता है डाइवर्ट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को, तो इस कंडीशन में इसको आप लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं? जी हाँ, देखिए कभी कभी फेक कॉल्स आते हैं जो जहां पर यह है कि कोई डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, वो तो जनरली पता लग जाता है कि कोई डेलिबरेटली तो नहीं कर रहा है। एंड खासकर जब कोई स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं उस टाइम पे हमें भी ये पता रहता है कि कोई आदमी हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकता है। उस टाइम पे आप ये मान के चलिए कि हम डाइवर्ट नहीं होते हैं, वो फेक कॉल तो आप छोड़ दीजिए। यस, जो बाकी सर्च एंड रेस्क्यू जो ह्यूमैनिटेरियन फेक कॉल्स हैं, अगर वो हमें गलती से, जैसे होता क्या, देयर इज समथिंग कॉल्ड DAT, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, तो वो काफी, उसका जो फेक कॉल रेशो है वो काफी ज्यादा है। हम लोगों ने एनालाइज भी किया है, तो उसके हम मल्टी प्रोंग हम स्ट्रेटेजी लगा के उनको समस्या वो दूर कर रहे हैं। कई बार डैट मेल फंक्शन कर जाता है, कई बार लोग गलती से दबा देते हैं, कई बार जानबूझ के भी दबा देते हैं। उनको किसी चीज की हेल्प की जरूरत होती है तो वो सोचते हैं इमरजेंसी वाला हम दबा दें। तो उस केस में बिकॉज एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट रहता है, हम जनरली अपने लोगों को भेजते ही हैं। वहां जाने के बाद अगर पता लगता है कि भाई ये फेक है, तो थोड़ा बहुत वार्न कर देते हैं, क्योंकि आदमी तो हमारे ही हैं, फिशरमैन हमारे ही हैं। फिर उनको समझाते हैं हम तो इन चीजों की घटनाओं को कम करने के लिए हम लोगों ने कुछ टेक्निकल उसमें मेजर्स लिए हैं, जो कि हम डेट को और सतर्क बना रहे हैं और हम सेंसिटाइज कर रहे हैं अपने फिशरमैन को। हमारा एक प्रोग्राम होता है कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम, जो हम बड़ा रेगुलरली फिशरमैन से बात करते रहते हैं। तो वहां भी हम बोलते हैं कि भाई आप ऐसा मत करिए, बिकॉज मतलब जानबूझ के गलत न्यूज मत दीजिए, गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, या डेट को और सावधानी से रखिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ इक्विपमेंट होता है, कभी झटका लगा, पानी आ गया, तो मेरे को एक आध केस ऐसे भी पता है जो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉल्स अलर्ट्स जो हैं वो कम से कम हो। तो जो भी कारण है वो हम सारे कारण देख रहे हैं और हमें काफी सफलता भी मिली है। बट यस, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जो इंटेंशनल डाइवर्जन है वो शायद हम उस झांसे में नहीं आते हैं, बट जो गलती से अनइंटेंशनली लोग जो फेक कभी कभी अलर्ट दे देते हैं, उसको हम रेस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद उनको बोलते हैं भाई देखिए हमारे एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स सब कुछ बर्बाद हो गए। बट बिकॉज उसका ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, तो आई थिंक उतना बनता है। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जितना कुछ सरकार की तरफ से अपग्रेड करने की जो कोशिश की जा रही है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं और इसमें और कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है? देखिए, जो हमें अभी हाल में ही भारत सरकार ने हमें अपग्रेड करने के लिए काफ़ी चीज़ें हमारी सैंक्शन करी हैं, जो कि हम बहुत खुश हैं उससे। और आई एम वेरी श्योर कि ये आने वाले वक्त में कोस्ट गार्ड को बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भरता मिलेगी और हमारे एसएस भी बढ़ेंगे ऑफ रेट। जनरली तो वो CGHQ जो हमारा हेडक्वार्टर वहाँ से होते हैं काम, लेकिन मैं आपको गुजरात का बता सकता हूँ, हम अभी जेट्टीज बना रहे हैं, करीब 600 मीटर की तो हमने जेट्टी बना रहे हैं। अभी हमने MOU करा है भाई गुजरात में। कल परसों में पढ़ रहा था, हमारे 14 FPV अभी सैंक्शन हुए हैं। OPV उससे पहले कुछ 6-7 हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, डोर्नियर्स भी आ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बाकी जो इक्विपमेंट हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और अब मैं आपको वैसे भी बता दूं कि जो भारतीय तटरक्षक है वो विश्व में चौथा तटरक्षक है साइज के हिसाब से, SS के हिसाब से। और हम कई देशों की तो नेवी से ज्यादा बड़े हैं। हमारे पास 157 शिप्स हैं आज की तारीख में। इन आवर कंट्री हम एकमात्र सशस्त्र फोर्स हैं, मरीन फोर्स, जिसके पास होवरक्राफ्ट है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि हमें सपोर्ट, मैं ये बोलूंगा कि सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन जहां तक एक अगर आप ये देखते हैं कि एक इन्वायरमेंट जो है ना, मरीन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसका बहुत वास्ट है जो सीमा क्षेत्र है हमारा। तो एसेट्स जहां तक है वो तो किसी भी एक एजेंसी के पास ऐसा एसेट्स कि भाई हम बिल्कुल बाउंड्री को सील कर दें। एक तो समुद्र में ऐसा होता नहीं है। समुद्र में समुद्र की कभी बाउंड्री नहीं होती। समुद्र है, क्षेत्र होता है। तो इसीलिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुद्री सीमा क्षेत्र। वो लैंड बाउंड्री और समुद्र की सीमा क्षेत्र में बहुत ज्यादा अंतर है। तो मैं ये बोलूंगा कि हमारे लिए जो केंद्रीय सरकार है वो जो भी बेस्ट हो सकता है वो कर रही है। और हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उसका हम
उनको डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिकली करके वो हम जितना बेस्ट हो सकता है हम वैसे ही कर रहे हैं। तो उससे हम यस काफी संतुष्ट हैं और खुश हैं। एक यार बोला कि आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।